नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में राजस्थान में उपचुनाव वाली 5 विधानसभा सीटों पर खास फोकस रखा है। कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी को हराने के लिए मुख्यमंत्री की नई रणनीति इसे माना जा रहा है। 5 विधानसभाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान में दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा, खीवसर, चौरासी इन सभी सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन सभी सीटों पर कांग्रेस और गठबंधन सहयोगी पार्टियों का दबदबा है। बजट में इन सीटों को ध्यान में रखते हुए तमाम घोषणाएं की गई हैं और इन जिलों के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं विकास के लिए। झुंझुनू के लिए यमुना जल की सौगात, सोलर पार्क, बाईपास के लिए 161 करोड़ जैसे प्रावधान किए गए हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली राशि 50,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए की गई है। 84 में उपचुनाव से पहले वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाने की घोषणा और गोविंद गुरु जनजातीय विकास योजना में 75 करोड़ के विकास कार्य। दौसा और टोंक में SC/ST वोटर्स को ध्यान में रखते हुए घोषणा की गई है। SC और ST फंड में 1500 करोड़ करने की घोषणा की गई है और बाबा साहेब अंबेडकर योजना की भी घोषणा की गई है। तो वहीं दौसा में औद्योगिक लॉजिस्टिक हब, ITI ट्रॉमा सेंटर, 5 करोड़ की लागत से सड़कें, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, ट्रॉमा सेंटर, आयुष्मान मॉडल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। खीवसर उपचुनाव को देखते हुए नागौर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट अपग्रेड होगा। और दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट सहित प्रदेश की उपचुनाव वाली 5 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि जहां जहां उपचुनाव होंगे, इतिहास गवाह है कि लगभग हर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, बेहतर उम्मीदवार उतारेंगे, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वहीं टोंक सवाई माधोपुर से मौजूदा कांग्रेस सांसद और देवली उनियारा सीट से 2 बार विधायक रहे हरीश मीणा ने भी कहा कि चुनाव तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ही लड़ेगा, लेकिन तैयारी पार्टी का पूरा संगठन करेगा। जो कांग्रेस की सीट है कांग्रेस के पास ही रहेगी। हमारी तैयारी पूरी है और हम निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। जहां जहां उपचुनाव होंगे, इतिहास गवाह है लगभग हर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत कर जाती है। इस बार ये पूरी ताकत से हम लड़ेंगे, एक बेहतर उम्मीदवार से हम लोग उतारेंगे और जहां जहां विधानसभा के उपचुनाव है वहां कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत देकर जीत कर जाएगी। आपके क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव होना है, उसकी क्या तैयारी है? तैयारी पार्टी करेगी, संगठन करेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस की सीट है कांग्रेस के पास ही रहे। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराते हुए चलेंगे। शैलेश कौशिक जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर सुमित गर्ग हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद चोटिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और रमेश ठाकुर जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत में सबसे पहले रमेश ठाकुर जी से करना चाहूंगी। रमेश जी, तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं और दावा कांग्रेस पार्टी ये कर रही है कि जीत तो 5 सीटों पर हम ही हासिल करेंगे। ऐसे में कैसी रणनीति पार्टियां बना रही हैं और क्या कुछ समीकरण इन 5 सीटों को लेकर है? देखिए शिवानी जी, राजनीति में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं और आंकड़े इस समय जो राजनीतिक हैं वो कांग्रेस के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा का चुनाव होता है, उसके तुरंत ही बाद एक श्रीकरणपुर सीट पे उपचुनाव होता है, वहां दमदमा से कांग्रेस जीतती है। उसके बाद में फिर लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं, वहां पे अनएक्सपेक्टेड जीत एक कांग्रेस करती है। उसके बाद फिर अब घड़ी आ जाती है इन 5 विधानसभा चुनाव को लेके। तो मैंने कहा आंकड़े और सियासी जमीन और सियासी हवा बहुत मायने रखती है। तो कुल मिला के सियासी हवा इस समय जो है, आंकड़े हैं वो कांग्रेस के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 5 जो सीटें विधानसभा की हो रही हैं, यहाँ पे देखो 2-3 सीटें आपकी देवली और दौसा ऐसी सीट है जहाँ पे सचिन पायलट का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, बहुत अच्छा उनका दमखम है। इसके अलावा आप आ जाते झुंझुनू एक 2000 मेरे ख्याल से 2003 में शायद ये सीट गवाई थी, नहीं उसके बाद से लेके अब तक कांग्रेस की ये पारंपरिक सीट रही है और दमखम से इस पर जीतती रही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी सीटें आ जाती हैं जो हनुमान बेनीवाल हैं, उनका ग्राफ ठीक रहा, लेकिन आप उनके 5 विधानसभा चुनावों को आप देखो 2008 से लेके 2023 तक वो ग्राफ उनका गिरा है, धीरे धीरे गिरा है। हालांकि एक उपचुनाव हुआ था 2019 में, तब उन्होंने थोड़ा सा उनका वोट जो प्रतिशत वो ठीक ठाक रहा था, लेकिन कमोबेश उनकी स्थिति ठीक है।
वहां पे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या दूसरी कोई पार्टी वहां पे सेंध लगा पाती है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक जल्दबाजी भी होगा और वो आंकड़े भी गवाही नहीं देंगे उनके पक्ष में कि ऐसा हम सोचें। फिर आ जाती है जो बाहुल जो आपकी जो सीट आ जाती है आपकी 84, ये आदिवासी बहुल सीट है। यहाँ पे बीजेपी पार्टी का बड़ा दमखम रहा है और राजकुमार राउत साहब बड़ा 2 बार जीते हैं लगातार और इस बार भी उन्होंने बढ़िया से सीट उन्होंने निकाली है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केंद्र में कई सारे योजनाएं आदिवासियों के लिए, राष्ट्रपति को बनाना या कई सारे ऐसी चीजों को लेके वो चाह रहे हैं कि इस बार आदिवासी सीट जो आदिवासी लोगों के बीच में हम सेंध लगाएंगे। यहाँ पे एक मुकाबला खड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है इनका जो राजकुमार साहब का जो भी कैंडिडेट खड़ा होएगा, जिनको भी करेंगे, तो वहां सीट ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पूरे अगर 5 सीटों के अंत में अगर मैं समीक्षा करूं तो कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। 2 सीटों पे मुकाबला रहेगा बेनीवाल साहब के और राजकुमार जी की सीट पे यहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं कि जब चुनाव होते हैं राजनीतिक हवा कब बदल जाए और कब किसके फेवर में चला जाए उसमें कोई कह नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो उनका पलड़ा भारी है और मजबूती के साथ में चल रही है और उनकी तैयारियां भी वो मजबूती के साथ में कर रहे हैं। वो इस चुनाव को हल्के में ले रहे। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, उनके पास देखो 5 सीटों में उनके कैंडिडेट जीते नहीं है, तो उनके लिए प्रयोग होगा। वो कहते हैं ना मेले में जब कोई बच्चा जब जाता है मेला देखने तो वहां पे खेल खिलौने होते हैं, तो वो प्रयोग करता है कि हो सकता है कि खेल में हम भी जीत जाए। तो उस खेल के आधार पे भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। देखिए हमारा दमखम क्या रहेगा कि आगे वाले चुनावों में निकाय चुनाव भी होने हैं, उसमें क्या चीजें रहेंगी। तो इसमें सब चीजों को देख के मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी फाइट देगी और दूसरे या तीसरे नंबर तक की 5 सीटों पे वो रह सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, अरविंद जी के पास चलती हूँ। अरविंद जी, बजट में तो मुख्यमंत्री ने इन 5 सीटों पर काफी फोकस भी किया है, तमाम योजनाओं की घोषणा की गई है जनता को साधने के लिए। कितना कारगर ये साबित हो सकता है उपचुनाव में, कितनी मदद मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को? सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है और जो मैंने आज तक देखा है, ये जो घोषणाएं होती हैं बजट की या विकास की घोषणाएं होती है, ये चुनाव में कहीं नहीं ठहरती हैं जब तक कि वो इतनी बड़ी घोषणा नहीं हो कि वो पूरा गेम पलट दे। चुनाव आमतौर पर या स्पेशली आप देख लीजिए, चाहे विधानसभा का देख लीजिए, चाहे लोकसभा का भी देख लीजिए, तो वो भी जाति के ऊपर से जाने लग गया। तो जातीय समीकरण जिसके पक्ष में बैठते हैं चुनाव वही निकालता है। दूसरा, सामने वाली पार्टी में भीतरगात कितनी होती है इस पे डिपेंड करता है जी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता विकास के नाम पे या किसी घोषणाओं के दम पे चुनाव जीते जाते हों, और ऐसी कोई बहुत बड़ी घोषणा ही नहीं है कि जिसके दम पे कोई चुनाव जीता जाए। हम बात करते हैं अगर खींवसर की, तो हनुमान बेनीवाल यहाँ से लगातार अपना गढ़ बनाए हुए हैं और बचाए हुए हैं किसी भी तरह से। और पिछली बार उनका गठबंधन बीजेपी के साथ में था, वो अच्छे मार्जिन से निकल गए थे। इस बार कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस में जो उनके सामने जो कैंडिडेट थे विधानसभा चुनाव में वो चले गए बीजेपी के साथ में, उनका रास्ता वैसे भी साफ हो गया। उन्हीं की पार्टी से गए हुए रेवत राम डांगा उनके सामने चुनाव लड़े थे। इस बार उन्होंने टक्कर अच्छी दी थी, अदरवाइज बीजेपी की वहां पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ बीजेपी कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट लाती है तो वो कोई गुंजाइश बनती है। फिर आपके झुंझुनू में देख लीजिए, झुंझुनू में बीजेपी का कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है, और एक सबसे बड़ा प्रिविलेज वहां पे क्या है जी कि एक को टिकट देते हैं तो दूसरा बागी हो जाता है, दूसरे को टिकट देते हैं तो पहला बागी हो जाता है। और ये लगातार विधानसभा चुनाव में हो रहा है। एक को टिकट मिला दूसरा बागी हो गया, दूसरे को टिकट मिला पहला बागी हो गया। ऊपर से जो राजेंद्र सिंह गुड्डा हैं वो इस बार वहां से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, वहां पे सक्रिय है। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये पूरी तरह से बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा, और कांग्रेस वहां से बहुत आसानी से सीट निकालने की स्थिति में है। जब तक कि कोई बहुत अच्छा चेहरा और नया चेहरा बीजेपी का नहीं आए, जिसको हराने वाले नहीं हो, कांग्रेस को हराना वहां पर बड़ा मुश्किल है। सेम आप दौसा में देख लीजिए। दौसा में एक चीज है जरूर, किरोड़ीलाल मीणा तो अभी नाराज चल रहे हैं, वो अगर सफल हो जाते हैं, अपने भाई को टिकट दिलाने में सफल हो जाते हैं, तो वहां बीजेपी की संभावनाएं इसलिए बनती है कि वहां पर जातीय समीकरण इस तरह के हैं, आपसी समझ भी इस तरह की है कि किरोड़ीलाल मीणा के भाई को अगर खड़ा किया जाता है, टिकट मिलता है, तो कुछ लोग वहां पर चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं और वो सीट बीजेपी की तरफ जा सकती है। फिर आते हैं अपन 84 में। तो 84 में एक तरह से इस वक्त जो आदिवासी
जो समाज है उसकी एक लहर चल रही है, एक अलग तरह की लहर जो हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह की लहर चल रही है वो। तो वहां सीट तो आदिवासी है, आदिवासी लड़ेगा, आदिवासी जीतेगा। लेकिन अब जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, किसी के भी, तो वो वहां पर उनके प्रति बड़ा गुस्सा है कि ये तो बड़े लोग हो गए। अब वहां पर कोई साधारण आदिवासी है उसकी जरूरत है, जब साधारण आदिवासी होती है। और ये राजकुमार रोत और जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं एक और रोत साहब हैं, वो जिस पर भी हाथ रख देंगे निश्चित मानिए कि बहुत बड़े मार्जिन से वो जीत कर आएंगे, भले ही कांग्रेस से गठबंधन हो या नहीं हो। और देवली उनियारा में आप आ जाइए तो यहाँ भी जातीय समीकरण जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं। जिस तरह का मोरल अभी हाई है विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद में, तो वहां पर कांग्रेस अपर हैंड में है। बीजेपी के लिए स्थितियां बहुत चैलेंजिंग है कुल मिला। बिल्कुल ठीक है, एक बार शैलेश जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि कैसी तैयारियां हैं और कितना बड़ा चैलेंज है इन 5 सीटों पर जीत दर्ज करना। देखिए शिवानी जी, निश्चित रूप से आज के परिदृश्य में ये सीट कांग्रेस लोकसभा में चुनाव में जीती है और उनके जो विधायक थे वो सांसद बने हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में। आज की जनता इस बात को स्पष्ट रूप से जानती है, समझती है कि जब केंद्र में और राजस्थान में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब सरकार ने जिस तरीके से बजट की घोषणाओं में न केवल पूरे राजस्थान बल्कि इन 5 सीटों पर भी काफी अच्छी घोषणाएं की हैं, पूरे राजस्थान में इस बजट को सराहा गया है, तो जनता जानती है कि सरकार के साथ चलने से क्षेत्र को भी फायदा होता है और आम आदमी को भी फायदा होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार निश्चित रूप से भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप देखिए लोकसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ उस चुनाव को लड़ते हैं और उस चुनाव की तैयारी करते हैं। परिणाम आता है उसकी भी समीक्षा करते हैं और उसको भी स्वीकार करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगभग आज से 20-25 दिन पूर्व इस चुनावों के लिए हर जिले के हिसाब से वहां के कार्यकर्ताओं को बुलाकर, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों, उस जिले से मंत्री हों, उस जिले से प्रदेश के पदाधिकारी हों, पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं उनको, वर्तमान में जो जिले से मंत्री हैं, सबको बुलाकर बैठक की। हर उस कारण को जिसके कारण से हम इन चुनावों में हारे उस पर गंभीरता से चिंतन किया, बूथ स्तर तक का मनन किया और शक्ति केंद्र तक के बारे में सोचा, कार्यकर्ताओं के बारे में, और क्या नकारात्मक हमारे पर रहे और क्या हमारी पॉजिटिव उस सीट पर रही, उन सब विषयों पर गंभीर रूप से चिंतन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और जो हमारी सह प्रभारी विजय राठकर जी उनके द्वारा किया गया। और अब भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कि कुछ दिन पूर्व इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी चतुर्वेदी जी हो, पूर्व मंत्री हो राठौर जी, वर्तमान सरकार के मंत्री हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, सभी लोगों को 4-4, 5-5 की लोगों की टीम को लगाया है और भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता के साथ इन सीटों पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ेगी और परिणाम देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, सार्थक परिणाम आएंगे। और ये आने वाले समय में सब देखेंगे कि जनता हमेशा सरकार के साथ चलने में विश्वास रखती है। ठीक है, डॉक्टर सुमित गर्ग, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ रणनीति बनाई है उपचुनाव को लेकर, और सवाल एक ये भी उठ रहा है कि क्या साथ मिलकर इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्या पायलट और गहलोत साथ नजर आएंगे? शिवानी जी नमस्कार। जी शिवानी जी, मैं अपनी बात को रमेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए चालू कर। रमेश जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सीरियस दिख रही है। निसंदेह रमेश जी हम सीरियस, और इसका प्रमाण है कि आज से 20 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने 5 विधानसभाओं में एक समितियां हमारे सीनियर लीडर्स के नेतृत्व में गठित कर दी और वो वहां पे काम कर रही है, जमीनी लेवल पर काम कर रही है और वो ये सुनिश्चित कर रही है कि किस तरह से इन विधानसभा की 5 सीटों को कांग्रेस की झोली में डाला। शिवानी जी, जहां तक भाजपा की बात है, हतोत्साहित है, परेशान है, दुखी है। किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? अभी विधानसभा लोकसभा चुनावों में जनता ने इन्हें हरा के भेजा। ये वही जनता है जिसने हमें विजयश्री दी है लोकसभा चुनाव में। उन्हीं विधानसभाओं में हम वापस जाके और जनता का आशीर्वाद मांगने की कोशिश करेंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जहां तक भाजपा की सब बात है, इस प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि विधानसभा चुनाव में इन्होंने जो वादे किए थे वो सारे खोखले निकले इनके बजट में। इन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त बाद वादा किया था गेहूं पे एमएसपी देंगे। आदरणीय वित्त मंत्री जी कुछ नहीं बोली गेहूं की एमएसपी पर।
हम अन्नपूर्णा पैकेट देते थे गरीब लोगों को, 1.5 करोड़ अन्नपूर्णा पैकेट, खाद्य पैकेट हम प्रति माह देते थे, इन्होंने प्रति दिन देते थे, इन्होंने देना बंद कर दिया। हम किसान को जहां तक बात है उनके ऋण माफ किए, लेकिन जब बात आई इनकी तो इन्होंने इन पर कोई बात नहीं की। महंगाई बेतहाशा है, पेट्रोल डीजल की बात नहीं करते। महिलाओं को हमने फोन दिए, जो मुखिया महिला थी, हमारे संवेदनशील सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि कैसे ना कैसे वो अपने जेब में, उसकी जेब में कुछ पैसा है, इसलिए 10,000 रुपए महीने हमने उसको देना चालू किया। इन्होंने ये सब बंद कर दिया। आज आयुष्मान की बात आई, आज अखबार में छपा कि ये वापस कह रहे हैं 25 लाख की जो रकम थी हमने कंटिन्यू किया। शिवानी जी, मैं इनसे जानना चाहता हूं, आज से पहले ये कह रहे थे 25 लाख तो कुछ नहीं है, झूठ का पुलिंदा है, फिर आज चिकित्सा मंत्री जी को ये कहने की कहां जरूरत आ गई? दूसरी तरफ इन्होंने बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। प्रदेश की जनता जानती है, 5 विधानसभाओं की जनता जानती है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं कि ये जो घोषणा है ये पूरी होने वाली नहीं है। अगर ये पूरी हो सकती है तो इन्हें ये बताना पड़ेगा किस दम पर पूरी होंगी। क्या उस दम पर जो कांग्रेस पार्टी मजबूत आधार देके गई है, या तो वो स्वीकार करिए, और अगर आप ये कहते हो नहीं देके गई है तो आपकी घोषणाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतः सुनिश्चित है, पूर्णतः आश्वासनित है कि ये 5 की 5 सीटें हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप के नेतृत्व में जीतेंगे। और जहां तक बात आई करणपुर की, रमेश जी ने कहा था, ये इतिहास गवाह है कि जब जब भाजपा ने सरकार बनाई है, इस प्रदेश में उपचुनाव हुए, भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, इन 5 विधानसभाओं में पिछली बार से ज्यादा बहुमत से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ नजर आएंगे? सवाल मेरा ये था, आपने इस पर जवाब नहीं दिया। आपने बजट की तो व्याख्या कर दी। भाई मैंने कहा कलेक्टिव लीडरशिप के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। कलेक्टिव लीडरशिप में गहलोत साहब भी होते हैं, पायलट साहब भी होते हैं, डोटासरा जी भी होते हैं, सीपी जोशी साहब भी होते हैं। हमारी पूरी पार्टी एक मत होकर चुनाव लड़ेगी और राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 5 सीटें जीतेंगे। चलिए ठीक है, एक बार फिर से चलेंगे शैलेश जी के पास। शैलेश जी, जो तमाम बड़ी बड़ी बातें सुमित जी ने कही हैं और बजट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जितनी बड़ी घोषणाएं हुई हैं धरातल पर वो उतरने वाली नहीं है, सबसे पहले इसका जवाब, और साथ ही क्या बहुत बड़ा चैलेंज है 5 सीटों पर एक बार जीत दर्ज करना उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने? शिवानी जी, ये राजस्थान की जनता जानती है कि पहली बार एक बजट ऐसा दिया गया है जो धरातल पर उतरने के लिए तैयारी शुरू भी हो गई है। आपको ध्यान हो तो कल सीएस और सीएम, माननीय सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने तमाम अधिकारी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को लगा दिया कि जाइए, जिस जगह पर जमीन की आवश्यकता है जमीन को चिन्हित कीजिए, जिस जगह पर और जिस चीज की आवश्यकता है उसको काम कीजिए। और इसके लिए 12 से 14 तारीख तक का टाइम और प्रोग्राम भी जारी कर दिया कि सभी प्रभारी सेक्रेटरी और प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। तो एक घोषणा भी सरकार कांग्रेस की तरह नहीं है। दूसरा ये कहते हैं बहुत मजबूत स्थिति छोड़कर गए हैं। तो मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, इनको पता होगा कितनी मजबूत स्थिति छोड़ के गए हैं कि लास्ट के 3 साल में इन्होंने इतना कर्जा ले लिया जितना पूरे राजस्थान पर कर्जा था, उसको 25% कर्जा इन्होंने राजस्थान की जनता पर थोपा और 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने लगातार इस राजस्थान की जनता को सौंप के गए हैं। कितना आपको मिला, कितना था, अगर आंकड़ा याद होगा सुमित जी को, कितना छोड़ के गए तो जरा एनालिसिस कीजिएगा कि कौन किस स्थिति में। एक गंभीर वित्तीय स्थिति को स्वीकार करते हुए हमने एक सर्वस्पर्शव्यापी बजट दिया है। यहां तक की बात करते हैं कि हम राजस्थान को, मेरे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की संग समस्या ये कि कांग्रेस हाँ तो 99 सीटों को अपनी जीत मानती है और किस तरीके से राजस्थान में 11। हाँ, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन आज भी अपर हैंड राजस्थान में 14 सीटों के साथ हमें आपकी सीटों में वो गठबंधन की पार्टियां हैं, जो गठबंधन की पार्टी आपको आंख भी दिखा रही है। और जिस कलेक्टिव आप यूनिटी की बात कर रहे हैं तो जालौर सलवई के सबको मालूम है सचिन पायलट ने क्या कहा था कि मैं जाना चाहता था और अशोक गहलोत ने कहा था कि जरूरत कहां पड़ी। और दूसरी बात आपको ध्यान होगा कल 84 में पिछले मंगलवार को आपकी पार्टी की बैठक हुई थी, कार्यकर्ताओं की आपके पर्यवेक्षक गए तो चुनाव समिति बनाई थी और वहां के कार्यकर्ताओं ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, गठबंधन के कारण हम पीछे ढकेल दिए गए, हम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अभी तो इनका यही तय नहीं है कि आरएसपी के सारे जाएंगे कि बीपी बाप के सारे जाएंगे। अभी तो इनके खुद का अस्तित्व, ये तो अस्तित्वहीन राजस्थान में इन्होंने जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक राज किया, उन्होंने 3-3 सीट गठबंधन में छोड़ दी
ठीक है, अपने अस्तित्व को समाप्त करने की जो कांग्रेस चल रही है। बजट के बारे में राजस्थान की जनता अपना मत स्पष्ट कर चुकी है कि ऐतिहासिक बजट आज तक नहीं मिला। ठीक है, मैं सुमित जी के पास लौटेंगे, उससे पहले मैं रमेश ठाकुर जी का रुख करना चाहूंगी। रमेश जी, दोनों ही पार्टियों का अपने सेना, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति और जीत के दावे हैं, लेकिन इस बीच दौसा देवली उनियारा सीट की अगर समीकरण को समझने की कोशिश करें तो पायलट और किरोड़ी लाल मीणा का कितना असर इन सीटों पर पड़ सकता है? नहीं, असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, देखो ये दोनों सीटें जो हैं, सचिन पायलट की दमखम की परीक्षा लोकसभा चुनाव के वक्त भी हो रही थी, जिसमें वो पूरी तरीके से पास हो गए। अब ये चुनाव है आधा अधूरा, मैं उपचुनाव को आधा अधूरा ही मानूंगा, और इसमें उनका जो दमखम, वो जो पहले जो प्रभाव था वो इसमें दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी को कमतर आंकने की बात कही जा रही है, मुझे लग रहा है ये भी कांग्रेस के लिए थोड़ी भूल रहेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक करा था और जो उन्होंने एक प्रभाव अपना दिखाया था, हुआ क्या, चुनाव के 1 महीने के बाद ही श्रीकरणपुर जो सीट है, वहां से सरदार जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चुनाव से पहले ही, उपचुनाव से पहले उनको खड़ा कर दिया, मंत्री बना दिया। ये मुझे लग रहा है, उस समय भी आपके चैनल पे हमारी चर्चा हो रही थी इस बात को लेके, ये जनता में बड़ा गलत प्रभाव चला, गलत मैसेज चला गया कि बताओ, पार्टी इतना अपने आप में घमंड करती है कि हम तो जीत ही जाएंगे, इसलिए हमने तो सरदार जी को उठा के पहले ही हमने वो बना दिया, मंत्री बना दिया। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो बिंदु हैं वो निकल के बाहर निकले, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का इतना तेजी से ग्राफ गिरा, इतनी तेजी से गिरा, वो लोकसभा चुनाव में हम लोगों को देखने को मिला। अब ये 5 जो सीट विधानसभा की उप सीटें जो है, मैंने पहले बताया 3 सीटों में कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब 2 सीटें जो हैं, जो 84 जो आदिवासी बहुल सीट है, यहाँ पे बिल्कुल अरविंद जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर राजकुमार जी किसी व्यक्ति को भी खड़ा कर दें, वो अच्छे मार्जिन के साथ में उनके जीतने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे तोड़ बिठाने के लिए अब जो विधानसभा में उनका जो वित्त मंत्री महोदया ने बजट पेश करा है, उनमें इन्होंने क्या करा है कि वन संपदा के तहत जो आदिवासी लोग हैं, उनको पट्टे के तहत जमीन दी जाएगी। ये पासा फेंका है, ये चुनावी पासा फेंका है, और ये अच्छी, ये बात देखो अभी पैनल में निकल के भी आई है कि देखो ये चुनावी घोषणे हैं, ये इम्प्लीमेंट कब होते हैं और कब ये लागू होती हैं, ये बहुत दूर की कौड़ियां होती हैं। और जिस तरीके से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 450-500 रुपए का सिलेंडर देने की बात कही थी, वो कब से लेके कब तक चीजें क्या होंगी, वो सब आपके सामने ही है। तो इस लिहाज से जब कांग्रेस की आप जब बात करते हो, कांग्रेस को प्रदेश की जनता पसंद कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को भी मानना पड़ेगा और दूसरे नेताओं को भी मानना पड़ेगा। फिर जो एक फुटबॉल थी वो कांग्रेस के पाले में आ गई है। मुझे लग रहा उसका असर विधानसभा इन जो 5 जो सीटें उन पे दिखाई देगा। इसमें कोई तस्वीर मुझे लग रहा धुंधली बिल्कुल नहीं दिखाई देती। ठीक है, ठीक है। एक बार अरविंद जी का रुख करना चाहूंगी। अरविंद जी, तमाम बातें हो गई, रणनीति को लेकर, जीत को लेकर दोनों पार्टियों ने अपने वादे और दावे भी किए। इस बीच अगर टिकट वितरण को लेकर समझने की कोशिश की जाए तो कितना बड़ा चैलेंज दोनों पार्टियों के लिए, और क्या कुछ दांव खेल सकती है चेहरों पर ये दोनों पार्टियां इन 5 सीटों को साधने के लिए? देखिए, कांग्रेस के सामने चैलेंज ज्यादा बड़े नहीं हैं, क्योंकि खींवसर से अपन चलते हैं तो खींवसर में चूंकि इनका लोकसभा चुनाव में गठबंधन था कांग्रेस के साथ में, तो हो सकता है कि गठबंधन के नाम पर ये सीट छोड़ भी दें, जैसे पिछली बार बीजेपी ने ये सीट आरएलपी के लिए छोड़ी थी। काम खत्म कांग्रेस का। बीजेपी के सामने चैलेंज है कि वहां पर ज्योति मिर्जा जो हैं वो भी फिर से उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, और जो विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के सामने हारे हैं रेवंत राम डांगा, तो वो भी 2000 वोटों से हारे हैं, तो वो भी बड़े दावेदार हैं। और इसके अलावा भी उनके पुराने जो लोग हैं वो हारे हुए हैं, वो भी दावेदार हैं वहां पर। तो वहां पर लड़ाई होगी उम्मीदवारों के बीच में। हनुमान बेनीवाल आराम से अपने घर से पत्नी को या भाई को किसी को भी खड़ा करते हैं, और सामने जो लड़ाइयां होती है, जो इधरगात होती है, उसमें हनुमान प्लस में रहने की ज्यादा संभावना बनती है अगर कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर नहीं होता है तो। फिर हम झुंझुनू चलते हैं तो वहां पर ओला साहब ने निश्चित रूप से ये शर्त रखी होगी कि विधानसभा सीट हमारे परिवार को मिलने पर ही हम छोड़ने वाले हैं, मतलब ये लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका मन नहीं था लड़ने का। तो या तो उनकी पत्नी
या उनके पुत्र या उनके पुत्र वधू, इनमें से किसी को टिकट मिल सकता है कांग्रेस का। वहां कोई चैलेंज ज्यादा बड़ा नहीं है, संघर्ष नहीं है। लेकिन बीजेपी में कम से कम दर्जन भर दावेदार हैं, तो वही है जो पिछले चुनाव में आ रहे हैं, उससे पिछले चुनाव में आ रहे हैं। इसके अलावा जो मंडावा से एमएलए और झुंझुनू से सांसद रहे हुए हैं, उनकी पुत्र वधू है जो जिला प्रमुख है, बिल्कुल, यानी वो भी वहां से दावेदार दोनों ही है। पार्टियों के बीच चेहरों को लेकर अभी हो सकती है गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। इंतजार इसका करना पड़ेगा। समय थोड़ा कम है। डॉक्टर सुमित गर्ग का मैं रुख करना चाहूंगी, कुछ कहना चाह रहे थे सुमित जी आप? शिवानी जी, रमेश जी ने कहा कि बीजेपी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। रमेश जी, निस्संदेह हम नहीं आंक रहे, हमने ये गलती विधानसभा चुनाव में की। उसका परिणाम ये हुआ कि वोट ऑफ परसेंटेज हमारा बढ़ा, लेकिन हम नंबर गेम में पिछड़ गए। इसलिए हम बिल्कुल कमतर नहीं आंक रहे, हम चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ेंगे। आपने हमें चिताया रमेश जी, आपका धन्यवाद, साधुवाद। शैलेश जी ने कहा कि इनके अंदर सिर्फ टव्वल है, सिर्फ टव्वल। शिवानी जी उसको कहते हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, लोकसभा चुनाव में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकली। एक कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देके बैठे हुए हैं, विधानसभा नहीं जा रहे हैं। उनके प्रभाव के क्षेत्र में 2 विधानसभा चुनाव लड़ने हैं इनको। ये अपना घर संवारे। हमारा घर आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है और हम इन चुनावों में जाएंगे। जहां तक बात करी तो मैं फिर बता देता हूं कि झुंझुनू वो जिला है, या सवाई देवली उनियारा की सीट, दौसा की सीट के बाद ये वो जिले हैं जहां पे बहुत ज्यादा हमारे राज्य कर्मचारी रहते हैं। इन्होंने ओपीएस के नाम पर उनके साथ छला है, वो तैयार है। झुंझुनू में अग्निवीर के नाम पर युवा को ठगा है, युवा तैयार है। तो हम भाजपा की इन कमियों को, इन चालबाजियों को, इन बेईमानियों को जनता के सामने लेकर जाएंगे, जनता को बताएंगे। और वैसे जनता जान चुकी है, लोकसभा चुनाव में बताया भी है और इन 5 विधानसभा चुनाव में भी बताएगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजयश्री सुनिश्चित करने के लिए तन मन धन से अपनी भूमिका अदा करेगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अब सभी पार्टियों की तरफ से ये दावेदारी पेश की जा रही है, रमेश जी जिस तरीके से आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि कोई चैलेंज नहीं है और 5 सीटों पर हम ही जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा करे। एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी क्योंकि समय थोड़ा कम है। किस तरीके से देखा जाए, कितना बड़ा चैलेंज दोनों पार्टियों के लिए जमीनी स्तर पर, क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए शिवानी, इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इन 5 उप विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौजूदा जो पार्टी है अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की, वो किसके लिए जानी जाती है? वो तोड़फोड़ के लिए जानी जाती है, वो अंतर कलह करवाने के लिए जानी जाती है। एक मैसेज वो फैलाने के लिए फिर इस बार कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के अंदर गहलोत साहब और सचिन पायलट के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। ये इससे ये फैलाने की कोशिश करेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकलह बहुत ज्यादा है। अभी सुमित गर्ग जी ने एक बात कही, उन्होंने जिस तरीके से महारानी अपने घर से नहीं निकल रही है चुनावों के बाद में, ये मैसेज फैलाने की कोशिश जरूर होगी जिसका असर भी शायद देखने को मिल सकता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शैलेश जी, डॉक्टर सुमित गर्ग जी, अरविंद चोटिया जी और रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े थे और चर्चा इन 5 सीटों को लेकर हुई है जहां पर उपचुनाव होने हैं। अब इंतजार इस बात का कि जनता आखिर किसे चुनती है इस 5 सीटों पर जब चुनाव होता है और जब नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।